वेलकम फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। कल के जो सेशन स्टार्ट किया गया है मेरे द्वारा 65 इंटरव्यू और 66 मेंस के संदर्भ में जो भी डाउट्स आप लोगों के मन में रहता है, एक अभ्यर्थी के तौर पर उसे कैसे सॉल्व किया जाए, इस संदर्भ में जो भी समाधान होगा उसके संदर्भ में जो मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, उसका अगला सीरीज़ आज फिर मैं लेकर आया हूँ। उससे पहले जो भी नए कैंडिडेट है, जो भी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सब बिना लेट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। कल का जो सेशन था उसमें मैंने चर्चा किया था कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने कैसे फेस किया उन सिचुएशन को, और अपने इंटरव्यू में मैं कैसे सर्टिफाइड होकर आया वहाँ से, और उससे पहले मेरी क्या स्थितियाँ थी, मैं कैसे तैयारी कर रहा था, ये सब जो चीज़ों की चर्चा मैंने कल किया था। आज मैं फुल इंटरव्यू जो होता है उसका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू जो आपका होगा उसके लिए आपको मेंस का रिज़ल्ट जब आता है उसके बाद आप क्या रणनीतियाँ अपनाएंगे, उसके साथ ही साथ आप उन किन बातों का ध्यान रखेंगे जो कम समय में एक बेहतर तैयारी हो जाए इंटरव्यू के लिए। आप मॉक टेस्ट बहुत सी जगह देते हैं, उस दौरान होता भी है, तो मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो बहुत से संस्थानों की बहुत सी बातें आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है, और आप सभी बातों जब सभी इंस्टीट्यूट की बातों को आप जब अपने स्तर पर लाते हैं तो आपके पास ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, आप तैयारी कैसे करें उन चीज़ों का। और इंटरव्यू जब बोर्ड में जाते हैं वहाँ स्थितियाँ कुछ और ही होती है, तो इसी बीच का जो असमंजस की स्थिति जो पैदा होती है उसी को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरे कई अभ्यर्थी जो स्टूडेंट हैं वो उनके द्वारा डिमांड किया गया था, साथ ही साथ मेरे कुछ सहपाठी भी हैं, उनका भी एक क्वेश्चन राइज हो रहा था कि इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या इंटरव्यू को हम कैसे इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें, तो ये दो पार्ट में तैयारी आप कर सकते हैं। एक होता है इंटरव्यू के पूर्व की तैयारी, इंटरव्यू जिस दिन आपका है उसके पूर्व आप क्या क्या काम करें, क्या काम करें, क्या नहीं करें और कितना करें, आप उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और दूसरा पार्ट इसका हो सकता है ये है क्या इंटरव्यू के दिन आप क्या करें, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप क्या करें। इसमें दोनों अभ्यर्थी, महिला पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, और जो नया एक सेशन बना ट्रांसजेंडर, वो भी जो भी तीनों अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के ये सेशन में बनाऊंगा। और जो भी डाउट्स होते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट जो मेंस क्लियर करता है उसके मन में जो होता है वो सिंपल नॉर्मल डाउट्स को ही क्लियर करूंगा, क्योंकि आप इन छोटे छोटे डाउट्स को अगर अपने तैयारी के दौरान समाप्त कर लेते हैं तो आप बेहतर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए इंटरव्यू के पूर्व की तैयारी में, आप सबसे पहले जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप एक बायोडाटा बनाइएगा, एक नोटबुक तैयार कीजिएगा जिसमें आप उन सब चीज़ों के बारे में नोट करिएगा, क्या आपके बारे में क्या क्या उन चीज़ों में शामिल करना है और किन किन बातों को आप फोकस करके तैयारी करिएगा जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के द्वारा या जो भी सदस्यगण होंगे उनके द्वारा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एजुकेशन जो इंटरव्यू के पूर्व जो तैयारी करेंगे उसमें कुछ 10 पॉइंट आपको शामिल करने हैं, मेन 10 पॉइंट, उसके सब पॉइंट होते हैं। मैंने 10 पॉइंट को लेकर ही चला था। तो उस 10 पॉइंट में पहला पॉइंट होगा एजुकेशन बैकग्राउंड से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी, और वो विस्तृत क्या होगी मैं अभी चर्चा करूँगा, अभी मेन पॉइंट है उसी को मैं चर्चा करूँगा। दूसरा पॉइंट, अगर यदि जॉब कर रहे हैं आप तो जॉब प्रोफाइल के संबंध में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ जॉब अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके बीच अगर एजुकेशन बैकग्राउंड, आप ग्रेजुएशन और अभी इंटरव्यू अगर 65 इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बीच गैप है, उस गैप का होने का कारण क्या है ये भी आपको उसके संबंध में जानकारी आपको देना होगा या जानकारी रखना होगा जो इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जा सकता है।
और अमूमन सब जितने भी इंटरव्यू देने जाते हैं अभ्यर्थी, उनसे ये पूछा ही जाता है अगर गैप है तो। तीसरा पॉइंट है स्टेट नॉलेज, यानी जिस राज्य की आप पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं उस राज्य के संबंध में समग्र जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो किसी भी संदर्भ से पूछा जा सकता है, वो आपका नॉलेज टेस्ट किया जा सकता है, वो प्रशासन के संदर्भ में हो, राजनीतिक संदर्भ में हो, एडमिनिस्ट्रेटर जो थ्योरी होता है उसके संदर्भ में हो, यहाँ की समस्या के संदर्भ में हो, ये सब पर आपको पूछा जाएगा। चौथा पॉइंट है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, उसके संबंध में विशेष जानकारी होनी चाहिए आपको। क्या आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में क्या आपने लिया था और उसके संदर्भ में जो भी बेसिक जानकारी होती है उसके आप अपने नोटबुक में तैयार करेंगे। पांचवा पॉइंट होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मेंस में क्या था। अगर दोनों ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अलग है, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कुछ और है और ऑप्शनल पेपर आपने कुछ और चुना है, तो दोनों की विस्तृत तैयारी आपकी करनी होगी। फिर उसके बाद छठा पॉइंट आता है उसमें कि हॉबी के संदर्भ में आपको स्पष्ट होना चाहिए। हॉबी ज़रूरी नहीं कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाए, पर हॉबी आप जब बताते हैं तो सामने वाले जो मेंबर होते हैं उसकी आपकी जो जिज्ञासा है, यानी आपका जो सोचने की क्षमता है, आप लगन है कि आप किस संदर्भ में अपने छोटे छोटे चीज़ों को संभाल सकते हैं, उसके संबंध वो जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं कि आप एक केवल प्रशासक, एक मशीन प्रशासक तो नहीं बन रहे हैं, उसके अतिरिक्त आप में क्या अलग करने की टेक्निक है। इसलिए हॉबी के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसके संदर्भ में कुछ तैयारियां करनी होंगी। सातवां पॉइंट है सेलेक्टिव टॉपिक पर तैयारी करनी होगी। कुछ सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं उस पर भी आपको तैयारी करनी होगी। नोटबुक में अच्छे से उसका आपको जो भी आपके समझ से लगता है उसके संबंध में आप कुछ नोट तैयार करेंगे। आठवां टॉपिक है करंट इवेंट। करंट इवेंट कहने का अर्थ जो हाल के जो एक साल का करंट इवेंट है, जिसमें मेन टॉपिक है जो हमारे शासन प्रशासन पर प्रभाव रखता है, जिससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। इन सब टॉपिकों पर आपको एक शॉर्ट नोट बना के रखना होगा ताकि उससे पूछा जाए तो क्विक आंसर आप दे सकें। साथ ही साथ आप उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकें, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपके मन में ना हो, इसलिए नोट आप तैयार करें कुछ करंट इवेंट का। नौवां टॉपिक होगा मिसलेनियस क्वेश्चन होता है कि रैंडम आपसे कुछ को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जिससे आप घबरा जाए, आप उसके बारे में कुछ तैयारी स्पेशल करके नहीं गए हैं और मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो कैसे आप उसके संदर्भ में आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी देखा जाता है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, मेंबर के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करके पहले से ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस क्वेश्चन वहाँ पूछा जाए और रैंडम आप जवाब दें। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो आप जो सोच के नहीं गए होंगे वो भी पूछा जा सकता है, पर कुछ आप जो मिसलेनियस क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन होते हैं वो करके जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप रहता है और किसी प्रकार का वहाँ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से आप दे सकते हैं उसका आंसर। फिर 10वां पॉइंट वो पूर्व का जो इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक जो कि बहुत से अभ्यर्थी जब देते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये टॉपिक आपको तैयार करना होगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के दिमाग में क्या चलता है, कि पूरा इंटरव्यू सेशन अगर 2 महीने का चल रहा है तो उनके दिमाग में कितने टाइप्स के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, और वो अगर क्वेश्चन पर टॉपिक पर आप रिसर्च करके अच्छे से उसको तैयार कर लेते हैं तो आप आने वाले जो भी मेंबर होंगे, जो भी आपका बोर्ड बनेगा, तो उसी के इर्द गिर्द रहते हैं वो लोग भी, उनको भी पता है कि हमको किस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वही पूर्व के जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है उसी के संदर्भ में होते हैं। और ये जो पूर्व का इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक होता है वो जब 65 का मेंस आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जब से ये इंटरव्यू बोर्ड के क्वेश्चन हम लोग सामने आए हैं, तो 65 बीपीएससी मेंस के बाद से अभी तक के 64 तक के,
उससे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों को ये आसानी हो जाएगी टॉपिक सिलेक्शन में। तो चलिए अब इन पर जो भी 10 पॉइंट है उस पर मैं कुछ सूक्ष्म निगाहें डाल लेता हूं, जिसके आधार पर आप इन टॉपिक जो टॉपिक के सब टॉपिक है उसको कम से कम आप अपने अपने आने वाले इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के लिए तैयार रखें कि किसी भी प्रकार के अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसके सक्षम होकर जवाब दें, संतुलित होकर जवाब दें, साथ ही साथ बिना किसी हेजिटेशन का जवाब दें। कहने का अर्थ है, अगर उनसे आपसे पूछा जाए क्या क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किसी प्रकार कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। अगर जानते हो तो सही आंसर दें, नहीं जानते हैं तो सॉरी बोल के निकलें। तो ऐसी अगर स्थितियाँ आप पैदा कर लेते हैं अपने अंदर तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले और कुछ बातें हैं, जैसे बहुत से अभ्यर्थियों को तो ये पूछा जाता है कि इंटरव्यू का ड्रेस कोड क्या होता है, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह मैनेज किया जाए, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं या कोई भी इंटरव्यू जो दे के आया है इससे पूर्व जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनके ड्रेस कोड में आपने आम देखा होगा, अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो फॉर्मल ड्रेस होता है, जैसे पैंट और वाइट शर्ट, ब्लू शर्ट या लाइट शर्ट जो होता है, लाइट कलर का शर्ट होता है वो, या तो टाई भी बहुत लोग पहनते हैं या तो नहीं पहनते हैं। ब्लैक शूज होता है जो पहनते हैं। साथ ही साथ बहुत से अभ्यर्थी फॉर्मल ड्रेस के साथ कोट भी यूज़ करते हैं, तो ये भी यूज़ किया जा सकता है। कलर में आप नेवी ब्लू या तो ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड ड्रेस माना जाता है। वैसे बीपीएससी या तो किसी पीसीएस के ड्रेस कोड प्रशासक के लिए तय नहीं किया गया है कि यही ड्रेस पहन के आया जाता है, पर एक फॉर्मल होता है क्या आप कैसे सभ्य और संतुलित नज़र आएँ, आप में कैसे वो अंदर का वो गुण अब सामने वाला तुरंत आपको देखे और ये लगे कि नहीं ये कैंडिडेट थोड़ा सा सभ्य सुशील है और प्लस सौम्य है। सौम्य कहने का मतलब व्यवहार में शालीन नज़र आता है। तो अगर आप उस दौरान इस टाइप का फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं जिसमें आपके व्यक्तित्व को निखार लाता है, तो वो ड्रेस आप यूज़ करिए। महिला अभ्यर्थी, नॉर्मली महिला अभ्यर्थियों में देखा गया है क्या साड़ी, वो लाइट कलर की साड़ी पहनती हैं और कुछ ब्लेज़र भी यूज़ करती हैं, दोनों यूज़ करते हुए देखा गया और दोनों कंफर्टेबल है। कहने का अर्थ है क्या आप कंफर्टेबल रहिए, वैसे ड्रेस को यूज़ कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पुरुष अभ्यर्थी आप कोट और पैंट पहन के जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे कपड़े पहन लें जिससे सामने वाला इंटरव्यू बोर्ड को थोड़ा सा आपके प्रति नकारात्मक विचार भी आए। तो अपने आप को ड्रेस कोड के रूप में देखिएगा कि आप में कंफर्टेबल किस में है, वो उसके अनुसार ड्रेस कोड यूज़ कीजिएगा। दूसरा, क्या आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, एक अभ्यर्थी इंटरव्यू बोर्ड में जाता है, वो क्या करे? तो सबसे पहले अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप अपने आपका जो आंसर होगा उसको संतुलित करने का प्रयास करें, सटीक करने का प्रयास करें। जितना बोल रहे हैं वो तथ्य के साथ सही हो। जितना आप आंसर दे रहे हैं, जितनी देर बोल रहे हैं, उसके लिए आपको संतुलित आंसर होना चाहिए। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप उसमें शामिल न करें। जहाँ तक कोशिश करें, जब तक आपसे न पूछा जाए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तब तक आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ बोलने से ज़्यादा सुनने का आप आज से शुरू कर दीजिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर ये गुण ये डेवलप कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। उनको सामने वाले बोर्ड को पहले पूरी तरह बोलने दें, उनकी बातों को सुने अच्छी तरीके से, उसके बाद क्या वो पूछ रहे हैं उसके बाद ही अपना आंसर आप दें। ऐसा नहीं कि वो जैसे ही बोलें और आप स्टार्ट हो जाइए। तो जो मेंबर होते हैं उनके मन में ये विचार आता है कि लड़का बहुत अंदर से नर्वस है, कैंडिडेट अंदर से नर्वस है
और जल्दबाजी में आंसर दे रहा है। अगर आप नर्वस भी हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को संतुलित रहे, पूरी तरह आराम से उनकी बातों को सुने, उसके बाद कुछ सेकंड बाद आप जवाब दें। चलिए इसका आगे अब मैं बात करूंगा टॉपिक पर। एजुकेशन बैकग्राउंड के संदर्भ में आपको ये है कि ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन जो भी आप जिस सब्जेक्ट से किए हैं, कहाँ से किए हैं, ये जानकारी आप रखिएगा। वैसे वहाँ पूछा नहीं जाता है बोर्ड के संदर्भ में, बोर्ड मेंबर के द्वारा, क्योंकि बीपीएससी में अब मना हो गया है कि व्यक्तिगत जानकारी अब नहीं रखना है। पर ग्रेजुएशन कब किए हैं, कब किए, किस सब्जेक्ट से किए हैं, और उसके संबंध में कुछ बातें पूछी जाती है, पर आपका व्यक्तिगत डाटा नहीं पूछा जाएगा। तो इस संबंध में एजुकेशन बैकग्राउंड के संदर्भ में आप तैयारी करें। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से भी रहते हैं, उनके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। कोई रिसर्चर होते हैं तो उनके उस संबंध में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो इस संबंध में आप एजुकेशन बैकग्राउंड के संदर्भ में आप तैयारी करेंगे। मैट्रिक इंटर से नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन से ही पूछा जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन कब किए हैं तो वर्ष जो भी आपका रहा वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब प्रोफाइल से पूछेगा। जैसे आप ग्रेजुएशन मान लीजिए 2010 2012 में करते हैं, किए हुए हैं, या उससे पहले भी किए हुए हैं, तो अभी 2021 चल रहा है, तो या तो आप दो ही तरीके से इस जॉब प्रोफाइल जो होगा, या तो जॉब कर रहे होंगे, या तो उस दौरान तैयारी आप कर रहे होंगे, या कुछ और भी काम कर रहे होंगे। गैप है अगर 2021 के बीच में, तो उस गैप को आपको भरने के लिए कुछ ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, और सभी के पास होता है। और जो भी आप बोल रहे हो वो आप उसमें संतुलित रहें। ऐसा नहीं कि आप सामने अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं व्यस्त था इस दौरान। मान लीजिए 2013 में या 12 में आपने ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं, केवल ग्रेजुएशन किया, तैयारी करना शुरू कर दिए, और 21 में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो इस गैप में आपने कुछ किया भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कोई ऐसा जॉब प्रोफाइल बना लें और या ऐसा कोई जॉब क्रिएट कर लें जिससे उस गैप को भरा जाए। इससे होगा क्या, आप में जो आपके आंसर परफॉर्मेंस में होगा, नकारात्मक प्रवृत्ति उभरने लगी और बोर्ड मेंबर उसको पकड़ लेगा। और उनको एक्सपीरियंस होता है इस संदर्भ में, क्योंकि जब झूठ बोला जाता है तो बहुत सी एक्टिविटी शरीर में होती है। तो जो हैं आप उनको बताइए। उनको ये नहीं है कि आपने अगर 5 साल 6 साल कुछ नहीं किया है और डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड में आए हैं, तो एक वो खुद में अचीवमेंट होता है। तो बोर्ड मेंबर के द्वारा ऐसा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बस पूछा जाएगा है क्यों नहीं किए, करना चाहिए था, इस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा। तो उसको सर्टिफाइड आंसर आप दीजिएगा। जॉब प्रोफाइल और गैप जो होगा, जॉब अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में करते हैं, टेक्निकल सेक्टर में, या तो फिर डॉक्टर हैं, इस टाइप इंजीनियर हैं, इस तरह जॉब करते हैं, तो उसके लिए आप उसका बैकग्राउंड अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी होगा तो आप उसको तैयारी कर लेंगे, जो भी जॉब प्रोफाइल होगा। साथ ही साथ और भी कुछ सोशल वर्क भी लोग करता है। जैसे मेरे द्वारा पूछा गया कि आप क्या कर रहे थे इतने दिन तक, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन 2009 में किया, उसके बाद फिर पीजी किया, इसके बाद मैंने कुछ किया एजुकेशन में नहीं, साथ में रिसर्च कर रहा था। तो ऐसा नहीं क्या केवल ये बोल देने से क्या मैं रिसर्च कर रहा था या कुछ कर रहा था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में सोशल वर्क करता था, एनजीओ से जुड़ा था, कुछ एनजीओ से। तो मैंने वहाँ पर बताया, तो मुझसे एनजीओ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, और जो मैं जॉब कर रहा था उससे संबंधित था, तो मैंने सहजता से उसका आंसर भी दिया। अगर मैं नहीं कहता और बोल देता तो उनके द्वारा कुछ नोटिस भी किया जाता। अगर आप सोशल वर्क भी करते हैं तो इसको भी जॉब प्रोफाइल में आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी और बहुत से अभी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कार्य के साथ भी एनजीओ में कार्य करते हैं। तो ये भी जॉब प्रोफाइल के तौर पर रखा जा सकता है, और जब रखेंगे तो इसके संबंध में जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको तैयार कर लेंगे। तीसरा, स्टेट नॉलेज।
बिहार के संदर्भ में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक उसकी क्या है, उसकी राजनीतिक संरचना क्या है, प्रशासनिक संरचना क्या है, उसकी विधायिका किस तरह है। कुछ विवादित प्रश्न होते हैं स्टेट से, वो भी आपको प्रश्न को तैयार करना होगा। कुछ सोशल इश्यूज होते हैं उसको देखना होगा, जैसे बिहार में गरीबी, भूखमरी, फिर बेरोजगारी, नक्सलवाद, ये सब जो क्वेश्चन होंगे आपको इस सब को करना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्रेजुएशन में था वही ऑप्शनल में है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को आपको करेंगे तो उसमें हो जाएगा। पर ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है अलग वेरी कर रहा है, अलग अलग है, तो दोनों का आपको विस्तृत तैयारी करना होगा। और विस्तृत कहने का अर्थ ये नहीं कि पूरी तरह डीप पढ़ लें। आप ग्रेजुएशन और ऑप्शनल पेपर का जो भी नोट बना रहे होंगे उसमें कॉमन क्वेश्चन ही तैयार करेंगे। अब जैसे हम लोग से पवेड हमारा ऑप्शनल था, हिस्ट्री ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। हिस्ट्री से तो मैं ग्रेजुएशन से तो पूछा भी नहीं गया था, ऑप्शनल पेपर से पूछा गया और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया जो एक समान किसी अन्य कैंडिडेट से भी उस संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो बता सके। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जिससे जो सब्जेक्ट है वो उसका न्यू रहता है। इस संदर्भ में आप बेसिक क्वेश्चन को तैयार करेंगे। कुछ टफ क्वेश्चन भी तैयार करेंगे जो जहाँ पर आप डाउट हो, जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है, जिस टॉपिक पर डाउट लग रहा है उसे तो ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप जो भी आपको डाउट लगे टॉपिक के संदर्भ में, ऑप्शनल पेपर के संदर्भ में, तो वो आप वहाँ से कर लेंगे और ये सब चीज़ों को करके रखेंगे। फिर हॉबी के संबंध में, हॉबी आप जब भी तैयार करेंगे तो वैसे हॉबी को रखिए जिसमें आप खुद को सहज महसूस करते हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे बहुत सा होता है वाचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, फोटोग्राफी, एक्सेट्रा, कुकिंग, फिर ट्रैवलिंग, ये सब हॉबी में देते हैं। पर आप ये जान लीजिए जब हॉबी आप दे रहे हैं तो हॉबी के संबंध में विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके कॉजेज़, कारण क्या हैं, आप कितना हॉबी कर सकते हैं, और इस पर आपके विस्तृत जानकारी रखें और जो भी क्वेश्चन उससे अराइज होते हैं उस पर आप तैयार रहिएगा। हॉबी जब दे रहे हैं तो हॉबी में ज़रूरी नहीं है जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए हॉबी हो, सामने वाले के लिए हॉबी हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप जो रोज़ाना काम करते हैं उसको भी बहुत से कैंडिडेट अभ्यर्थियों के द्वारा हॉबी बोल दिया जाता है। जैसे आप डेली कुकिंग करते हैं उसको भी लोग हॉबी कह देता है। महिला अभ्यर्थियों और पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा, हाँ पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा अगर हॉबी लिखा जाता है तो कुछ जो बोर्ड मेंबर है उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन जरूर अराइज किए जाते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन। पर महिला कैंडिडेट जो हॉबी में कुकिंग दे देती है तो उनसे नेगेटिव क्वेश्चन किया जा सकता है। नेगेटिव क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि ये तो रोज़मर्रा का कार्य है तो ये हॉबी कैसा हुआ। तो आप या पुरुष के अभ्यर्थी के द्वारा भी ये पूछा जा सकता है, ये तो रोज़ाना कार्य का एक काम करने का तरीका है तो आप हॉबी इसको कैसे मान सकते हैं। तो आप इसका आंसर तैयार करने के लिए आप रेडी रहिए। इसका संतुलित जवाब आपको ही पता होगा, क्योंकि ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता है कि आपके हॉबी के संदर्भ में आपका आंसर क्या होगा। हाँ, मेरे हॉबी के संबंध में मेरा आंसर मेरे लिए सही है और मैं उसे सर्टिफाइड कर सकता हूँ, या किसी और कैंडिडेट के लिए उसका आंसर सही होगा। तो हॉबी जब भी रखें तो नेट पर सर्च करें हॉबी, टाइप्स ऑफ हॉबी, तो कुछ हॉबी स्टैंडर्ड हॉबी आते हैं या जो पहले से आप कर रहे होंगे तो आप उसको रखिए। उसके बाद रिसर्च कीजिए कि हाँ ये हॉबी रखने के बाद कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कुछ टाइप्स के, तो आप हॉबी को करिएगा। सिलेक्टिव टॉपिक की तैयारी करिएगा। तो कैसे करिएगा सिलेक्टिव टॉपिक की तैयारी, जैसे सोशल इशू बहुत से होते हैं, सोशल इशू के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे महिला के संदर्भ में सोशल इशू है, महिला से रिलेटेड जो भी सोशल इशू होंगे, गरीबी, भूखमरी, ये सब जो सोशल इशू है हमेशा वो एग्जाम बोर्ड मेंबर के द्वारा किसी न किसी रूप से पूछे जाते हैं।
फिर जो योजना है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, सोशल इशू के संदर्भ में उन योजनाओं को आप देख सकते हैं और उसको तैयार करना है, क्योंकि उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा हो गया पोस्ट प्रेफरेंस के संबंध में। पोस्ट प्रेफरेंस जब आप मेंस दीजिएगा, इंटरव्यू का फॉर्म आएगा, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है, जो भी जितना पद आएगा तो उसके लिए आप कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस में देते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी पद होंगे उतने लेवल तक पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर पहले पोस्ट प्रेफरेंस में प्रशासनिक और पुलिस सेवा है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट अभ्यर्थी जो रहेंगे वो यही देते हैं। पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको अपने अलग तरीके से कार्य करने का उनकी क्षमता होती है, उनकी लक्ष्य भी होता है, तो वो वित्त को या और भी जो भी होंगे उनके अनुसार कोई पद जितना हो, पद की संख्या अधिक हो तो उसके अनुसार प्रेफरेंस आगे दे सकते हैं। तो 1 से 5 तक जो भी प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उन पदों के बारे में आप विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके कार्य क्या हैं, उसकी कार्य करने की शैली क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं उन पदों की, वो वर्तमान में क्या क्या काम कर रहे हैं। फिर इन सब संदर्भों में पोस्ट प्रेफरेंस के संबंध में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपकी नियुक्ति उस पोस्ट पर अगर होता है, चयन होता है, तो आपकी नियुक्ति कहाँ कहाँ होगी, किस किस स्तर पर होगी, ये सब जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे। फिर करंट इवेंट जो क्वेश्चन होता है, करंट हाल के करंट इवेंट जो 6 महीना 1 साल पूर्व घटे होते हैं, तो उसमें जो हॉट टॉपिक हो जो बहुत चर्चा में रही है, उस सब टॉपिक को आप करंट इवेंट के तौर पर आप शामिल कर लीजिएगा। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अमूमन पूछा भी जाता है। अब मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये, क्या आपको एसडीएम बना दिया गया तो आप कैसे सुधार करिए, किस रूप से सुधार कीजिएगा। मिसलिनियस रैंडम क्वेश्चन ये सब कहा जाता है। आपका चयन क्यों किया जाए, ये सब क्वेश्चन रहेगा। आप में ऐसा गुण क्या है जो आपको इस पद के लिए चयन किया जाए। फिर इसका मिसलिनियस क्वेश्चन में इस टाइप का आएगा कि ऐसा सिचुएशन दे दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मुझसे पूछा गया था, क्या आप पे एक आम जनता है और आपके क्षेत्र का एसडीएम बहुत भ्रष्टाचारी है, अगर तो आपको सूचना प्राप्त होती है तो आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेते हैं एक आम जनता के तौर पर, तो उस एसडीएम को पता चल जाता है, तो वो एसडीएम आपको मारने की धमकी देता है, तो आप इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा। तो मेरे पास क्या विकल्प हैं एक आम जनता के तौर पर, वो मुझे पता होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिचुएशन बेस्ड आपके नॉलेज को, आपके एफिशिएंसी को चेक किया जाता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या, आप जागरूक कितना है। तो इस टाइप के आंसर जो होंगे आपको तैयार रखने होंगे, उससे रिलेटेड जो भी सब क्वेश्चन होंगे वो भी तैयार करने होंगे। तो मिसलिनियस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। महिलाओं से खासकर ये भी पूछा जाता है महिला अभ्यर्थी के द्वारा, क्या ऐसे 4-5 कुछ ऐसे बताइए योजना जिससे महिलाओं का आज तक ऐसा कुछ कार्य नहीं किया गया है। अब महिलाओं के क्षेत्र में इतना काम कर दिया गया है तो ऑप्शन ही नहीं बचता है कि उसके संबंध में और नया क्या बताया जाए। फिर भी सुधार के बहुत से अवसर हैं जिसमें महिला क्षेत्र में कार्य किया जाता है। महिला अभ्यर्थी से उम्मीद भी की जा सकती है उनके पास एक्स्ट्रा कुछ ऐसा विज़न होना चाहिए जिसके आधार पर अपने आंसर को सर्टिफाइड कर सके, बता सके कि मेरा एक महिला प्रशासक के तौर पर होता है तो महिला क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में मैं क्या अलग कर सकती हूँ। और इसका कोई निश्चित जवाब भी नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए तो हर का अलग अलग जवाब होगा और सबका अलग अलग सॉल्यूशन भी होगा। तो बस चेक ये किया जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा, आपका एक प्रशासक के तौर पर आप कितने सजग हैं, आप में किसी आंसर को देने की तत्परता क्या है, सटीकता क्या है, और आप उस टॉपिक को लेकर कितना जागरूक हैं। ज़रूरी नहीं इसमें कोई एक्ट बताना है, कोई संस्था का नाम ले लेना है। हाँ, पर एक आम अभ्यर्थी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी आम जनता के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, ये जानकारी तो आपको होनी भी चाहिए। मान लीजिए आप
प्रशासक भी नहीं बनते, तो आपके पास ये तो जानकारी होनी ही चाहिए ना। आप जनता के रूप में एक महिला क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, दिव्यांगों के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, बच्चों के संबंध में क्या क्या हो रहा है, सोशल इशू और भी बहुत से हैं, उसके संबंध में क्या काम हो रहा है। आप तो सजग नागरिक भी तो एक हैं, तो इसलिए इन जवाबदेहिता संबंधी जो प्रश्न होते हैं तो उनको चेक करने के लिए सब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूर्व का इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक जो मैंने बोला है, वो जब आपका इंटरव्यू आएगा उससे पहले मैं PDF या उस पर कुछ जो भी टॉपिक होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, उस पर विस्तृत चर्चा करूँगा। क्योंकि वो अगर एक बोर्ड मेंबर के द्वारा एक कैंडिडेट से 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाएगा। तो उस पर मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, और उसके बाद जो भी मेन टॉपिक होगा उसमें जो बार बार पूछे जाते हैं उस पर मैं विशेष डिस्कशन भी कर लूँगा। अब अगला सेशन में देखते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये क्वेश्चन किया गया था, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब टॉपिक पर। इंटरव्यू बोर्ड में हम जाते हैं तो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके मन में एक अभ्यर्थी के तौर पर होता है। तो कुछ क्वेश्चन के रूप में ये आया सामने, बेस्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए अगर हम इंटरव्यू मेरा होता है सिलेक्शन एक, तो मेरा बेस्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए। देखिए, बेस्ट रिप्लाई जैसा कोई टॉपिक नहीं होता। अगर मेरे लिए वो बेस्ट है, किसी सामने वाले के लिए या दूसरे या तीसरे के लिए वो बेस्ट नहीं हो सकता है। हाँ, पर बीच जो आप सहज महसूस कर रहे हो उस आंसर में, वो सहजता के आधार पर ये बताया जा सकता है कि आपने जो आंसर दिया है वो सटीक दिया है। अगर किसी टॉपिक में मेरी राय पूछी जाए तो वो कुछ हो सकती है, आपसे पूछी जाएगी या किसी और से पूछी जाएगी, अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों गलत है या और भी लोग बता रहे हैं उस टॉपिक के समय गलत है। सबके कुछ न कुछ जो पॉइंट्स होंगे रिलेवेंस होते हैं। तो इसलिए बेस्ट रिप्लाई वो होता है जो पूछा जा रहा है सामने वाले बोर्ड मेंबर से, उनके क्वेश्चन के अराउंड आपका आंसर हो। क्या डिमांड उनके द्वारा किया जा रहा है, उनका जो डिमांड है उसके अनुसार आप सप्लाई कीजिए। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप एक पुरुष अभ्यर्थी हैं, आप प्रशासक के तौर पर अगर चयन होता है, SDM का चयन होता है, तो महिला क्षेत्र में आप क्या काम कीजिएगा। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक प्रशासक के तौर पर अपने अनुमंडल में या ब्लॉक के स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उसका निरीक्षण कैसे करिएगा, भ्रष्टाचार कैसे दूर कीजिएगा। तो ये सब का स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर नहीं होता है कि जो मैंने दे दिया वही मार्कर आपका आंसर हो, वही पत्थर पर लिखा हुआ लकीर हो गया। उसके अतिरिक्त भी बहुत से आंसर हो सकते हैं। तो आप जो भी आंसर दें उसमें सजग रहें, सहज रहें और सामने वाले को संतुष्ट कीजिए। कहने का अर्थ है कि वो आपका आंसर जब सुने तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा आंसर दे दिया कि सामने वाले को लगे कि नहीं इसको तो हवाई कर रहा है। आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको केवल स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कहने का मतलब है कि आप सामने वाले को अपने आंसर से सहज महसूस कराना है, बस इतना ही आपको करना है। बेस्ट रिप्लाई वही होता है। यदि दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया, यदि SDM और DSP या कोई और पोस्ट के लिए आपको उपयुक्त क्यों समझा जाए। कहने का अर्थ ये क्वेश्चन में था कि आपका चयन क्यों किया जाए, आप ही का चयन क्यों किया जाए, और भी अभ्यर्थी उनका चयन क्यों नहीं जाए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आता है तो इसके लिए आपके पास ठोस आपके पास उत्तर होना चाहिए। हाँ, मेरा चयन क्यों होना चाहिए। तो मेरा चयन का आधार होने के लिए आप अपने जॉब प्रोफाइल से बता सकते हैं। आप फिलॉसफी टाइप का आंसर नहीं दीजिएगा, कभी नहीं दीजिएगा। अगर देते हैं तो सामने वाले को समझ में वो तुरंत समझ जाता है पढ़ाया आंसर रट के आया है। क्योंकि आप अगर रटा रटाया ले, जैसे आप बोलिएगा मॉरलिटी मेरे पास मनोबल है, नैतिकता है, कार्य करने की कर्तव्य निष्ठा है, इस टाइप का अगर आंसर देते हैं तो सामने वाला बोर्ड मेंबर तुरंत आपको समझ जाएगा कि आप उनको रटा रटाया आंसर दे रहे हैं। आप क्या महसूस करते हैं, एक आपका चयन क्यों होना चाहिए, आप खुद में वो ढूंढें। हो सकता है कि आप कुछ नया कुछ सोच रहे होंगे, उनको बोर्ड मेंबर को बताइए, सर मैं कुछ ऐसा मेरे विचार में ऐसा मन में ऐसा विचार आता है
कि अगर चयन हो तो इन इन क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है और बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है। किसी का केस स्टडी आप दे सकते हैं अपने संदर्भ में जोड़ के, उनका नाम नहीं लीजिएगा, केस स्टडी के संदर्भ में, तो वो काम किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि फिलॉसफी टाइप का जो होता है आंसर वो नहीं देने दीजिएगा, नहीं तो सामने वाले समझ जाएंगे आप रटा रटाया आंसर इसका दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप में ऐसा क्या है जो किसी और एस्पिरेंट के अंदर नहीं है। ऐसा गुण आपको बताना है आपके अंदर कि और एस्पिरेंट में है भी तो आप उससे अलग हैं, तो ऐसे गुण आप में क्या हैं वो आप खुद बताइएगा, क्योंकि हर कैंडिडेट अब जो वहाँ पहुँचेगा इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट, उसके लिए अलग अलग उसके गुण होंगे, अलग अलग उसके यानी पॉजिटिव नेगेटिव उनके इम्पैक्ट होंगे, वो अपने बताते हैं। तो आप कहाँ सहज महसूस करते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा और इसी से इर्द गिर्द आप में आंसर होना चाहिए। नहीं तो अगर आप इसके इतर कोई फिलॉसफी जवाब देते हैं तो सामने वाले पर नेगेटिव, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर जो होंगे उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और आपसे सवाल जवाब क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, जहां आप फंसिएगा। कोशिश करना है उनसे क्रॉस क्वेश्चन कम हो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन जब होता है तो क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, और क्रॉस क्वेश्चन कितना रैंडम हो सकता है, कितना जल्दबाजी में हो सकता है, ये भी आपको पता नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए मेन क्वेश्चन पर रहे, उन बोर्ड मेंबर को टिकाए रहना, उनको जितना देर आप अंदर रहिए मेन क्वेश्चन पर या उसके सब टॉपिक पर, उसका क्रॉस क्वेश्चन कभी मत करने का अवसर दें। अगर ये सब करते हैं तो बहुत सा अच्छा है। हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है अभी मैंने चर्चा बताया भी, और जब आएगा 65 मेंस का रिजल्ट जब आ जाएगा उससे हॉबी के टाइप क्या होते हैं, हॉबी क्या है, हॉबी से और भी क्या रखी जा सकती है, उस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कि इस पर एक अलग ही सेशन बनाऊंगा। तो इन सब टॉपिक पर विस्तृत चर्चा हो गया है। साथ ही साथ कुछ मैं और भी बताना चाहता हूँ इस सब इतर। क्या आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू के दिन, इसके दूसरे पार्ट में, इंटरव्यू के दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू होगा उस दिन आप जब बीपीएससी ऑफिस पहुँचिएगा तो कुछ तैयारी ज़रूर करके जाइएगा। जैसे उस दिन आप पौष्टिक खाना खा के जाइएगा, एनर्जेटिक खाना, नाश्ता करके जाइएगा। खाना तो नहीं, नाश्ता अगर मॉर्निंग में है तो नाश्ता, अगर दोपहर का है तो खाना आप डिनर करके जाइएगा। तो आप क्या ऐसा करके जाइए जहाँ से वो आप पॉजिटिव वहाँ रहें। दूसरा, जो भी आप ड्रेस पहने उसके पहले आप कंफर्टेबल उससे हो जाए। उसका इंटरव्यू डेट से पहले पहन के थोड़ा कंफर्टेबल हो ले 2-4-5 बार। जहाँ भी मॉक इंटरव्यू दीजिएगा उसको पहन के आप कंफर्टेबल हो लीजिएगा, क्योंकि वहाँ जाते ही ऐसा नहीं कि आप अनकंफर्टेबल हो जाए कपड़ों को अपने ड्रेस से ही लेके। ये दूसरा काम करना है। क्या इंटरव्यू के दिन जिस दिन आपका, उससे पहले आपका ड्रेस जो भी हो, एक मेल या फीमेल कैंडिडेट का, वो अपने ड्रेस से सहज हो लें, उनमें कंफर्टेबल हो लें। क्या जो मैं ड्रेस पहन रहा हूँ उसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी प्रकार उठने बैठने चलने में दिक्कत ना हो रही हो। तीसरा काम करना है कि डॉक्यूमेंट, आप सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ मांगा जाता है, जो आपने मेंस में डाला होगा, मेंस के फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में बीपीएससी को भेजते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। हालांकि वहाँ पर 3 ही डॉक्यूमेंट मांगा जाता, 3 से 4 डॉक्यूमेंट, पर आप सारे लेके चलिएगा। क्यों, अगर कुछ डाउट होगा उनको तो आप मेंस में जो आपने जो फिल किया डॉक्यूमेंट, उनके आधार पर ही आपका क्रॉस क्वेश्चन वहाँ होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। तो आप जो भी मेंस में देते हैं उनको सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा। जातीय आवासीय जो प्रमाण पत्र होता है वो आप 1 साल तक वैलिड होता है। वो सीओ जो अंचलाधिकारी उसके लेवल पर होता है। बहुत से अभ्यर्थी अनुमंडलाधिकारी पर भी कर लेते हैं, डीएम के के स्तर पर, दोनों मान्य होते हैं। तो उसको पहले ही बना के रख लेना है। मान लीजिए रिजल्ट जैसे ही आएगा अप्लाई करके आप बनवा लीजिएगा
क्योंकि ज़्यादा 15 से 20 दिन समय लग जाता है। तो आप अगर 1 साल पहले का भी, यानी कहने का मतलब 2020-21 का सेशन का है, सत्र का, तो वो भी काम देगा। पर कोशिश कीजिएगा इंटरव्यू बोर्ड से पहले ये डॉक्यूमेंट बना लेने का, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अस्थायी प्रमाण पत्र होता है वो, क्योंकि जितना नज़दीक आपका इंटरव्यू आएगा उसके आसपास डॉक्यूमेंट आप तैयार करते आप में और सब चीज़ों का जो पोटेंशियल वहाँ लग जाएगा और कंफ्यूज होते रहिएगा। और उसके इंटरव्यू जब होगा उसका मार्गदर्शन अलग तरीके से मैं फिर करूँगा भी। फिर अगला आपको ये करना है क्या, वहाँ अंदर जाइएगा तो दोस्त जो भी अन्य अभ्यर्थी होंगे उनसे बात परिचर्चा करने की कोशिश कीजिएगा, उनसे घुलने मिलने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जाकर रुल्ली बैठ जाना है कि मैं आया हूँ और इंटरव्यू दे के और चुपचाप चला जाऊँगा। उससे होगा कि आप में स्ट्रेस, थोड़े समय बाद स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, मानसिक दबाव आप पर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। लगभग 3 से 4 घंटे के नॉर्मल कैंडिडेट, अगर फर्स्ट कैंडिडेट भी बैठता है तो उनको 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो इसलिए लंबा प्रोसेस है। और जो लास्ट अभ्यर्थी होता है उनको 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। तो ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए जितने लोगों से आप घुल मिल के रहिएगा, माइंडली आपका डिस्टर्बेंस होगा वो कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। तो आप इंटरव्यू में जाइएगा जैसे बोर्ड मेंबर के सामने, आप सही तरीके से आंसर दे पाइएगा, बिना किसी हेजिटेशन के आंसर दे पाइएगा। ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट करना है क्या, वहाँ के जो कर्मचारी गण हो गए, आपको जैसे बोलते हैं वैसे नॉर्मल तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हो रहा है तो आप रिजिड हो जाएं। वो बड़ी शालीनता के साथ आपसे आपका जो भी प्रॉब्लम है को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। तो आप अपने आप को शांत रखिए केवल इंटरव्यू बोर्ड में अंदर जाके आंसर देने के लिए। उस दिन आपको कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़े। और नेक्स्ट आगे करना है, जब वाचिंग रूम में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे, जब बड़ा वहाँ आपको स्पेस है वहाँ पर बैठते हैं, तो आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं सोचना है। नहीं तो अगर इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैंडिडेट कैसा आ रहा है, क्योंकि कैंडिडेट से आप नहीं मिल पाइएगा उस समय। जो इनका इंटरव्यू हो पा रहा है वो जिनका हो जाता है वो मेडिकल के लिए चले जाते हैं, तो आप किसी से मिल नहीं पाइएगा। जो भी है पहले मिलिएगा जो कैंडिडेट आपके साथ बैठा हुआ है, जिनको अभी जाना है। तो आप ये सब सवाल जवाब उलझनों में मत फंसिएगा। क्या अंदर चल रहा है, आप ये दिमाग में रखिएगा ये बात कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अभी यही कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, आराम से वेटिंग कीजिए। दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। कोड ले रहे हैं, यानी आपका कोड मिल रहा है इंटरव्यू का, वो कोड लीजिए आराम से। इसके इतर ये सब चीज़ें अगर सोचते हैं अंदर क्या हो रहा है, अंदर कैंडिडेट का क्या हो रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा बोर्ड मेंबर कैसा है, ये सब पर अगर उस दिन सोचिए विचारिएगा तो इंटरव्यू आपका निश्चित है इंटरव्यू ख़राब होने वाला है। क्योंकि मैं 1-2 एस्पिरेंट्स उस दिन मिला था जो इन्हीं सभी सवालों जवाबों से मुझसे प्रश्न कर रहे थे। तो जिसके बाद बाहर जब मैं उनसे मिला तो उनका इंटरव्यू ख़राब थोड़ा चला गया, जो उनके उदास भी थे। और उनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन भी अराइज किया गया था। कुछ सिंपल था, कुछ मॉडरेट था, कुछ बहुत टफ भी था, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को देखिएगा। फिर नेक्स्ट, अगर आपको किसी प्रकार का मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू का कुछ प्रकार का दिक्कत है, तो उसके लिए आप पहले से ही कुछ दवा हुआ ले, जो भी होगा आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको लेके जाइएगा साथ में। और जो भी है उसको पहले ही, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको यूज़ करके नॉर्मल रहिएगा। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो 5 से 10 मिनट के लिए आपको एक वेटिंग रूम मिलता है, जहां इंटरव्यू का जो ऑफिस केबिन होता है उसके बाहर ये वेटिंग रूम होता है, जहां सोफ़ा वोफ़ा आराम से लगा होगा। वहां पर 5 से 10 मिनट वेटिंग करना होता है, क्योंकि उससे पहले किसी और कैंडिडेट का हो रहा होगा आपसे पहले का। तो उस वेटिंग रूम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो वेटिंग रूम आप मैनेज कर लेते हैं तो आप अंदर जाइएगा तो आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, आप में कोई प्रकार का हेजिटेशन नहीं होगा, किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होगा। क्योंकि वेटिंग रूम में
ये होता है कि अब हम बॉर्डर पर खड़े हैं तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे एक नॉर्मल हम हैं, नॉर्मल सामने वाले भी हैं, कुछ प्रश्न वो पूछेंगे, उसका जवाब देना है। ऐसा मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस किया है उन सब चीज़ों को और मैनेज किया तो सब नॉर्मल हो गया। नहीं मैनेज करता, अननॉर्मल स्थितियाँ होती है और इंटरव्यू भी ख़राब होता। तो आपको मैनेज खुद को करना है ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कुछ स्टेशन हो रहा है तो कुछ माइंड डाइवर्ट कीजिए इधर। जैसा मैंने कल बताया भी था कि मेरा मुझे फोबिया टाइप का हो गया, तो मैंने कैसे उसे दूर किया। कुछ ऐसी चीज़ें सोचिए जिससे अब तुरंत डाइवर्सन हो। आपसे जब बुलाया जाएगा आपको आराम से शालीनता से अंदर जाइए, और अंदर जाने के बाद वो बोलते हैं जस्ट बैठिए, तो बैठने के बाद थैंक यू बोलिएगा, रिक्वेस्ट एकदम थोड़ा सा भीनी मुस्कुराहट के साथ, और सभी मेंबरों को अभिवादन कीजिएगा। तो वहाँ बोर्ड मेंबर में एक मेंबर होंगी, 3 बोर्ड चीफ होती है और 3 मेंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो होंगे चीफ उनसे पूछा जाएगा, जो हेड होंगे बोर्ड का उनसे क्वेश्चन किया जाएगा। आप 2-3 बातें यहाँ पर ध्यान देंगे, या जो भी आपने पहले पढ़ा है इंटरव्यू जब आपका मेंस हुआ है और इंटरव्यू के दौरान जो तैयारी किए हैं, आपने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा। बस है क्या, क्वेश्चन सामने जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका पूछने का तरीका अलग हो सकता है, एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, और उनका डिमांड कुछ और हो सकता है, पर क्वेश्चन उन्हीं सबों में होगा। तो उसी के अनुसार आप आंसर दीजिएगा और किसी प्रकार का डाउट नहीं रखिएगा। जिनको जानते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको अच्छी तरह थोड़ा सा सहजता के साथ दें। और जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में कन्फ्यूज़न है, उसके संबंध में आप डिसाइड कीजिए और सॉरी बोलिएगा। सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड में सॉरी बोल के आराम से उनको सर्टिफाइड कीजिएगा कि इसके बारे में मैं सक्षम नहीं हूँ। तो और ये चीज़ें देखिएगा कि जब क्रॉस क्वेश्चन होता है, जैसे एक मेंबर के द्वारा क्वेश्चन पूछा, दूसरा मेंबर के द्वारा पूछा जा रहा है, तो अकबर वहाँ पर डिप्रेस नहीं होना है कि हिस्ट्री नहीं होना है कि किसका आंसर पहले दें। पहले का आंसर आप दे लें, फिर उसके बाद दूसरे का आंसर शुरू करें। और उसके बाद इन सब चीज़ों परिस्थितियों से अगर निकल हो जाता है और आपका इंटरव्यू अच्छे से जाता है, तो आप जब आपको बोला जाता है कि आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं, तो मुस्कुराते हुए धन्यवाद सबको कहिएगा और शालीनता के साथ केबिन से निकलिएगा। अगर आपका इंटरव्यू ख़राब भी जा रहा है तो ऐसा नहीं कि दरवाज़ा ज़ोर से खींच के निकलिएगा। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड वाले पर और गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मेडिकल जस्ट वहीं हो जाता है, इस पर अलग चर्चा करेंगे कभी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट होंगे आपके मन में, जो भी आपके प्रश्न होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे, और समय समय के साथ मैं आऊँगा आपके साथ। उसके बाद जो भी प्रश्न होंगे आपका, मैं उसका अपने स्तर पर जो भी उत्तर होंगे मैं देने का प्रयास करूँगा। अगर ये सब सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ ही साथ जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। इसके साथ ही धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।